सिर्फ किताबों में ना रह जाएं। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मौलिक अधिकार केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। ये वो अधिकार हैं जो सरकार की शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं और हर व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका जिक्र है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जी, लेकिन इन्हें मौलिक या फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं? कुछ और क्यों नहीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, इन्हें ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये देश के मूल कानून यानी संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित हैं। अच्छा। ये कोई आम कानून नहीं है जिन्हें संसद बस एक साधारण बहुमत से बदल दे। मतलब ये ज्यादा मजबूत है। हाँ, और दूसरा और शायद ज्यादा गहरा कारण यह है कि ये किसी भी इंसान के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी माने गए हैं। सर्वांगीण विकास मतलब उसके भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। इनके बिना कोई व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता, ऐसा माना जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी एक आधार है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इनकी प्रेरणा अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। हाँ, और इसके पीछे का मकसद समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान निर्माता ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो। वे नहीं चाहते थे कि यहाँ किसी एक व्यक्ति या पार्टी की तानाशाही चले। सरल शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकार व्यक्तियों की सरकार की जगह कानून की सरकार स्थापित करने का एक जरिया है। मतलब ये सरकार को बताते हैं कि उसकी हदें कहाँ खत्म होती हैं। बिल्कुल सही। मैं स्रोत में देख रही हूँ और एक दिलचस्प बात सामने आती है कि मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज हम केवल 6 के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो ये 7वां अधिकार कहाँ गया? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। वो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा। ये शायद भारतीय संविधान के इतिहास के सबसे विवादास्पद अधिकारों में से एक था। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। इसे 44th संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। जी बिल्कुल। और सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक छोटा-मोटा बदलाव नहीं था। इसके पीछे संसद और न्यायपालिका के बीच एक लंबा टकराव था। खासकर जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को लेकर, है ना? बिल्कुल। सरकार सामाजिक न्याय के लिए भूमि सुधार करना चाहती थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार इसमें आड़े आ रहा था। सालों की बहस और कई अदालती मामलों के बाद इसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो अब इसका स्टेटस क्या है? इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो अब हमारे पास 6 मुख्य अधिकार हैं। एक बार जल्दी सुने, गिन लेते हैं। जी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। सही। और ये 6 अधिकार मिलकर भारतीय लोकतंत्र की नींव बनाते हैं। अब इन अधिकारों की कुछ विशेषताओं पर बात करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर इन्हीं बारीकियों से सवाल बनते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को मिलते हैं या सिर्फ भारतीय नागरिकों को? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और सोर्स में इसे साफ तौर पर बताया गया है। कुछ मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ये रोजगार, शिक्षा और अभिव्यक्ति जैसे मामलों से जुड़े हैं। वहीं कुछ अन्य अधिकार जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21 ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलते हैं। अच्छा, मतलब जीवन और समानता जैसे बुनियादी अधिकार सबके लिए है। हाँ बिल्कुल, शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर ये सबके लिए है। एक और विशेषता जिसका जिक्र है वो ये है कि ये अधिकार असीमित नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि क्वालिफाइड है। ये सुनने में थोड़ा एकेडमिक लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अनुच्छेद 19 हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जी, ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन ये असीमित नहीं है। राज्य इस पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या किसी की मानहानि को रोकने के लिए। अच्छा। आप बोलने की आजादी के नाम पर भीड़ भरे थिएटर में आग चिल्लाकर भगदड़ नहीं मचा सकते। सही बात है। तो ये अधिकार हमें मिले तो हैं,
लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ। और कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा नहीं, इसका अंतिम निर्णय अदालत करती है, सरकार नहीं। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक संतुलन बनाता है। बिल्कुल। और यहीं पर शायद इन अधिकारों की सबसे शक्तिशाली विशेषता आती है। स्रोत कहते हैं कि ये न्यायोचित हैं। जस्टिशियन। हाँ, और ये इन अधिकारों की आत्मा है। न्यायोचित होने का मतलब है कि अगर राज्य या कोई संस्था आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अपने अधिकार को लागू करवा सकते हैं। हाँ, अगर ये शक्ति ना हो तो मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार बनकर रह जाएंगे। चलिए अब कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को और गहराई से देखते हैं। समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी से शुरू करते हैं, खासकर अनुच्छेद 14। इसमें दो बातें कही गई हैं। कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। यह सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बारीक अंतर है जो अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करता है। हाँ, ये एक क्लासिक कंफ्यूजन पॉइंट है, पर इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश अवधारणा है। ओके। और इसे आप एक नकारात्मक अवधारणा मान सकते हैं। नकारात्मक? नकारात्मक इसलिए क्योंकि ये कुछ करने से रोकती है। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और किसी भी व्यक्ति को कोई खास रियायत नहीं मिलेगी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अच्छा। यह एक रेफरी की तरह है जो ये सुनिश्चित करता है कि रेस में किसी को गलत तरीके से कोई बढ़त न मिले। ठीक है। और कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये एक अमेरिकी अवधारणा है और इसे आप एक सकारात्मक अवधारणा कह सकते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। ये मानता है कि सभी लोग एक ही शुरुआती बिंदु पर नहीं होते। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि अगर एक रेस में कोई धावक दिव्यांग है, तो उसे एक समान अवसर देने के लिए शायद अलग उपकरण या एक अलग स्टार्टिंग ब्लॉक देना जरूरी है। ये भेदभाव जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये सच्ची समानता स्थापित करने के लिए है। तो ये बस ये कहता है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करो। बिल्कुल सही। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। रेफरी और कोच वाली बात से ये बिल्कुल साफ हो गया। जी। अब आते उस अधिकार पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें भी अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इस एक अनुच्छेद की व्याख्या ने भारतीय न्यायपालिका की पूरी दिशा ही बदल दी। ये भारतीय न्यायपालिका के सबसे शानदार पलों में से एक है। शुरुआत में 1950 के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की बहुत ही संकीर्ण, मतलब बहुत नैरो व्याख्या की थी। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का पालन करके किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, चाहे वो प्रक्रिया उचित हो या नहीं। अच्छा, मतलब बस एक कानून होना चाहिए। हाँ, बस एक कानून होना चाहिए था। लेकिन फिर 1978 में मेनका गांधी केस आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रक्रिया सिर्फ मौजूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। इसने असल में अमेरिकी कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया। और यहीं से अनुच्छेद 21 का दायरा इतना ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। हाँ, असीमित रूप से। और इस विस्तार का असर क्या हुआ? मतलब आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना या जानवर की तरह जिंदा रहना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जी। और इसी व्याख्या के तहत पिछले कुछ दशकों में कई नए अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गए हैं। जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और हाल के दिनों में तो इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भी। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भी, वाओ। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है। ये सच में अद्भुत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हमारे पास इतने सारे अधिकार हैं और सरकार उनका उल्लंघन करती है तो हम क्या करेंगे? यहीं पर अनुच्छेद 32 आता है ना? हाँ, और इसी वजह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अधिकारों की घोषणा करना एक बात है,
लेकिन उन्हें लागू करवाने के लिए एक प्रभावी मशीनरी देना बिल्कुल दूसरी। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का ये अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है। अच्छा। ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। जी। और यहीं पर 5 मशहूर रिट्स यानी व्रिट्स आती हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट का वो टूल किट हैं जिनसे वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। जी। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो अदालत ये रिट जारी करके पुलिस या संबंधित अथॉरिटी को आदेश देती है कि उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए, ताकि हिरासत की वजह जांची जा सके। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ठीक है। दूसरी है परमादेश यानी मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से इनकार कर दे जिससे किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा हो, तो अदालत उसे वो काम करने का आदेश दे सकती है। मतलब अगर कोई सरकारी अफसर काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे आदेश दे सकता है। हाँ, अगर वो उसकी कानूनी ड्यूटी है तो। अब बाकी 2 है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, सर्शुररी। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, क्योंकि दोनों ही ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालतों को जारी की जाती हैं, लेकिन इनमें अंतर याद रखने का एक सरल तरीका है। बताइए। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन एक स्टॉप साइन की तरह है। स्टॉप साइन। हाँ, ये तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो। ये उसे वहीं रुकने का आदेश देता है। अच्छा, मतलब प्रोसीड मत करो। बिल्कुल, वही उत्प्रेषण यानी सर्शुरारी एक अंडू बटन की तरह है। अंडू बटन दिलचस्प है। ये तब जारी किया जाता है जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी हो। इसका उद्देश्य उस गलत फैसले को रद्द करना होता है। तो एक रोकता है, दूसरा रद्द करता है। बिल्कुल। प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स, सर्शुरारी क्योर्स। क्या बात है। स्टॉप साइन और अंडू बटन। मुझे नहीं लगता कि अब कोई इसे भूलेगा। और 5वीं रिट है अधिकार प्रेच्छा। जी, क्वो वारंटो। इसका अर्थ है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर बैठ गया है तो अदालत इस रिट के जरिए उसके दावे की वैधता की जांच कर सकती है। ठीक है, अब ये सब साफ हो गया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का सिर्फ एक अध्याय नहीं है। नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। बिल्कुल, ये हमें राज्य की मनमानी से बचाते हैं और एक गरिमापूर्ण जीवन का वादा करते हैं। हाँ, हमने देखा कि ये अधिकार कैसे समय के साथ विकसित हुए हैं, कैसे न्यायपालिका ने उनकी व्याख्या करके इन्हें और मजबूत बनाया है और वे हमारे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। ये वो आधार है जिस पर एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज का निर्माण हो सकता है। सही